अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर पर एज अ होल और स्पेसिफिकली ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर पर तफसील से बात करेंगे और इसको जो दरपेश मसाइल हैं उन पर फोकस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आदिल खटक साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के और चेयरमैन भी हैं OCAC के, यानी कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल। आदिल खटक साहब, वेलकम टू नुक्ता। थैंक यू जी। अच्छा आदिल साहब, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम डीजल और पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि जो डिमांड है तो लोकल रिफाइनरीज उस डिमांड का कितना % पूरा कर रही हैं? देखिए जी, अगर रिफाइनरी सारी रिफाइनरीज अगर फुल थ्रूपुट पे चलेंगी तो फिर भी डीजल तकरीबन आप समझे कि 50% इम्पोर्ट होगा जो टोटल डिमांड है, और पेट्रोल तकरीबन 70% इम्पोर्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल हालात में है। लेकिन इस वक्त इट सो हैपन्स कि रिफाइनरी तकरीबन सारी रिफाइनरी फुल थ्रूपुट पे कोई भी नहीं चल रही फॉर डिफरेंट रीजंस। वो हम आगे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही। तो उसकी वजह से इम्पोर्ट थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। राइट। अच्छा, तो ऑफ कोर्स ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है तो यहीं से शुरू कर देते हैं। मैं यही जानना चाहूंगा कि फुल कैपेसिटी पे रिफाइनरीज क्यों नहीं चल रही हैं अगर डिमांड है तो? जी, उसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये हो रहा है कि जी जो आपका फर्नेस ऑयल है, देखिए इस वक्त जितनी भी रिफाइनरीज है ना सब फर्नेस ऑयल बनाती हैं। ठीक है, तो वो एक तो पहले ही आपको पता है कि जितने आईपीपीज थे जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज थे जो फर्नेस ऑयल पे चलती थी, वो तकरीबन अब सारी बंद ही हो गई है, बिकॉज फर्नेस ऑयल हैपेंस टू बी मोर एक्सपेंसिव फ्यूल एज कम्पेयर टू अदर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो एक तो ये वजह है। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस वक्त जो स्मगलिंग शुरू हो गई थी, अभी थोड़ी बहुत तो उस पर कंट्रोल हुआ है। लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी, स्पेशली ईरान से, डीजल के खसूसन, और पेट्रोल भी डिफरेंट के फॉर्म्स में, सॉल्वेंट के फॉर्म में वो भी आ रहा था। तो उसी वजह से ही, क्योंकि वहाँ से प्राइस डिफरेंशियल बहुत था, वहाँ से सस्ती आ रही थी। वो अलग बात है कि उसकी क्वालिटी इंतहाई ख़राब थी। तो वो इस वजह से भी रिफाइनरी अपलिफ्टमेंट कम हो गई थी। तीसरी वजह यह है कि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इम्पोर्ट्स, देखिए जो गवर्नमेंट का लॉ है, कानून, वो ये कहते हैं, पेट्रोलियम पॉलिसी ये कहती है कि सबसे पहले जो रिफाइनरी की लोकल प्रोडक्शन है वो OMCs उठाएंगी, उसके बाद अगर डेफिसिट होगा तो सिर्फ वो इम्पोर्ट किया जाएगा। राइट। लेकिन यहाँ पर भी फॉर डिफरेंट रीजन एट टाइम्स मोर इम्पोर्ट्स आर अलाउड विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट आता है लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये तीन बेसिकली मेन वजूहत है। राइट। अच्छा, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और जो फर्नेस ऑयल हमारी रिफाइनरी ज़्यादा बनाती हैं उसकी वजह यही है कि पुरानी रिफाइनरीज हैं, इनको अपग्रेड होना है। हम आगे जाके जो अपग्रेडेशन पॉलिसी है जो कई सालों से तातुल का शिकार है, उस पर एग्रीमेंट ही नहीं हो पाता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आई नो कि अटक रिफाइनरी ने फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है। तो अगर आप बता सकें कि इस वक्त अटक रिफाइनरी की क्या पोजीशन है एज फार एज यूरो 5 वो कितना प्रोड्यूस कर रही है? देखिए जी, सही बात तो यह है कि अपग्रेडेशन की सब रिफाइनरी को ज़रूरत है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि ऑन वन साइड अटक रिफाइनरी हैपेंस टू बी द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान, लेकिन साथ अच्छी बात यह है कि इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट अपग्रेडेड रिफाइनरी। हम रेगुलरली 4-5 साल के वक्फे के बाद रिफाइनरीज को अपग्रेड करते रहे हैं। तो वैसे तो हमने 2 साल पहले हमने 100 ईयर्स अपने एग्जिस्टेंस के पूरे किए थे, बल्कि इस पूरी सब कॉन्ट रीजन में दिस इज द सेकंड ओल्डेस्ट रिफाइनरी। लेकिन हमने अपग्रेड साथ साथ करते रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त यूरो 5 का जो प्रोडक्ट्स है वो कोई भी रिफाइनरी इस वक्त नहीं बना रही। हम भी अगर बना रहे हैं तो हम यूरो 3 का डीजल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपकी बात के ये इतने अरसे से हम सुनते जा रहे हैं कि रिफाइनरीज अपग्रेड होनी है। तो ये बिलीव मी कि इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग, और तो बल्कि बहुत दर्दनाक कहानी है ये रिफाइनरी के अपग्रेडेशन की, अगर मैं बात करूं। देखिए, ये अपग्रेडेशन पॉलिसी या रिफाइनरी पॉलिसी पे जो बातचीत शुरू हुई थी तकरीबन 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इस बिल्कुल। रिफाइनरी पॉलिसी जिसका नाम ही था ब्राउन फील्ड अपग्रेडेशन रिफाइनरी पॉलिसी, उसका पहले ड्राफ्ट बना था दिसंबर 2019 में। तो यानी 5 साल से भी 6 साल आप समझिए कि हो गए अब। जी। होता यह है कि जब भी मिनिस्टर चेंज हुए या पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हुई या सेक्रेटरी साहब ने आए, तो नए सिरे से फिर इस पर बहस व बात शुरू हो जाता था। करते करते कहीं अगस्त 2023 में फाइनली ये पॉलिसी अप्रूव हो गई। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी का गरज यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इनकी उनको अपग्रेडेशन की पॉलिसी। बिल्कुल।
उससे कुछ अर्सा पहले एक और पॉलिसी ऑलरेडी अप्रूव हुई थी जिसका नाम था ग्रीन फील्ड रिफाइनरी। अगर टोटली न्यू रिफाइन को लगाना चाहे तो उसको और भी मजीद इंसेंटिव दिए गए थे। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि ग्रीन फील्ड का तो हम सिर्फ कहानी ही सुनते रहे। कभी हम सुनते थे कि $10 बिलियन की रिफाइनरी आएगी सऊदी अरेबिया से, आरामको से, कभी कह $12 बिलियन, वो तो कोई आई नहीं। लेकिन जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी की पॉलिसी भी जो अगस्त में अप्रूव भी हुई 2023 में, जी। उसमें भी पहले तो कुछ उसमें लेकुनाज रह गए थे, उसको भी फरवरी 2024 में वो भी दोबारा रिकमेंड होके और अप्रूव होके कैबिनेट अप्रूव कर दी। तो जब हमने वी वर सपोज टू साइन एन एग्रीमेंट विद ओगरा पॉलिसी के तहत, तो बिल्कुल। हमने ओगरा को लिखा कि जी हम तैयार हैं साइन करने। उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा जी आप हम टाइम देंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करेंगे एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी को, और हम करते करते 2-3 महीने इसी में गुजर गए। इसी दौरान 2025 का बजट आ गया, यानी 1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जी। उसमें इन्होंने एक ऐसा चेंज किया सेल्स टैक्स की मद में कि पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको टोटली एग्जाम्प्ट कर दिया सेल्स टैक्स से। अब ये जी। थोड़ी जरा सिंपल बात है लेकिन समझने की जरूरत है। अब हुआ ये कि हम जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल लगता है या केमिकल्स लगते हैं या हम सर्विसेज लेते हैं प्रोविंशियल भी, उन पे हम सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में होता ये है कि जब इनपुट स्टेज पे सेल्स टैक्स पे करते हैं फॉर वेरियस रीजन, तो आप उसको आप सेल टाइम में आउटपुट टाइम में उसको एडजस्ट कर लेते हैं प्राइस में, तो यू आर राइट। नॉट आउट ऑफ पॉकेट। अब हमारे इंडस्ट्री में ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसेस तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ओकरा फिक्स करती है फोर्टनाइटली बेसिस पे, तो वो तो हम बढ़ा नहीं सकते थे। अब इनपुट में से दे रहे हैं, आउटपुट में एडजस्ट करने से रह गए क्योंकि उनको एग्जाम कर दिया गया। तो ऑल दिस डिफरेंस एडेड अप टू आवर कॉस्ट। और ये अगर सेम थिंग हैपेंड विद ओएनजीसी आल्सो, तो रिफाइनरीज और ओएनजीसी का पिछले साल का तकरीबन 35 बिलियन का इसका इम्पैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज कॉस्ट इंडस्ट्री पे। बिल्कुल। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि जी अभी तो आपने अपग्रेडेशन पॉलिसी अप्रूव की है, उससे आपने इंसेंटिव्स भी दिए हैं, लेकिन साथ ही आपने जब ये काम कर दिया तो वो तो सारा जो दिया था वो उल्टा नलिफाई हो गया, तो आप प्रोजेक्ट बिकम अनवायबल। राइट। अब जब ये हमने टेकअप किया तो गवर्नमेंट को बात समझ भी आ गई। कम अज कम पेट्रोलियम डिवीजन में हमारे मिनिस्टर साहब से उन्होंने बिल्कुल कहा ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। अब वो गए फाइनेंस के पास। अब पहले तो देखें ये समझने की बात है कि जब भी एक पॉलिसी बनती है वो ईसीसी में जाती है, फिर कैबिनेट में जाती है, फाइनल अप्रूव होती है। इस बिल्कुल। प्रोसेस में सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, ये कोई पेट्रोलियम डिवीजन की पॉलिसी नहीं थी। इस पे जी। फिर कमीशन का भी इनपुट आया, इसमें फाइनेंस का भी आया, इसमें ओगरा का भी आया। तो उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जब पॉलिसी अप्रूव हो गई एंड व्हेन वी वर रेडी टू साइन द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट देखे अपग्रेडेशन कोई मामूली नहीं है, सब रिफाइनरीज को मिला के वी वुड बी इन्वेस्टिंग अबाउट $6 बिलियन इन प्रोजेक्ट में। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। अब जब आपने ये काम कर दिया तो आप देखिए व्हाट डज दिस शो, दिस शो कि सम डिपार्टमेंट और सम मिनिस्ट्रीज दे वर्क इन आइसोलेशन और इन कंपार्टमेंट्स। एक तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी अप्रूव करती है, उसी तरफ जो बजट में ऐसा चेंज लाइक उसका सारा किया करा है, सब पे पानी फेर दिया। और अब हम ये लेके बैठ गए। अब मीटिंग्स की है, कभी SIFC जाते रोना रोते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कर करा के इन्होंने कहा जी हम जाते हैं फाइनेंस डिवीजन। फाइनेंस डिवीजन ने कहा जी सॉरी ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि IMF इसको एग्री नहीं करता। IMF कहते हैं कि अगर आप सेंसेस लगाएंगे तो वो लगाएंगे तो 18% ही लगाएंगे, आप 2-3% लगा के ये काम नहीं चला सकते। अब बात यह है ना जी कि जब IF अगर ये 18% लगाते हैं तो पर लीटर हम्म। कॉस्ट बढ़ जाएगी ₹50। बिल्कुल। IMF ने कहा ठीक है जी आप जो पेट्रोलियम लेवी है उसको आप ₹50 कम कर दें, तो कंज्यूमर को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ जी इस पे क्यों ये तैयार नहीं है, जी। क्योंकि देखिए जो पेट्रोलियम लेवी का सब कुछ जितना भी रेवेन्यू आता है वो पेट्रोलियम फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो सेल्स टैक्स सारा शेयर जाता है करना फेडरल पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। आप अगर उसको कम करेंगे तो फिर तो प्रोविंसेस को जाएगा पैसा, और ये इनका पैसा आपके पास आएगा नहीं सारा का सारा। तो बात यह है ना कि ये हर किसी की अपनी एक सोच है, हर किसी को अपनी आइसोलेशन में, जिस तरह ऑलरेडी मैंने कहा। अच्छा बिल्कुल। आपने फिर शोर मचाया तो हमने कहा ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट तो दूर की बात, ये तो हमारी नॉर्मल ऑपरेशन भी वायबल नहीं रही अगर आप इसी को रिजॉल्व नहीं करेंगे।
फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक साल के लिए तो हल निकाला। इन्होंने कहा ठीक है जी, जितना आपका लॉस हो रहा है इसकी वजह से फिलहाल हम आपको आईएफएम से कंपनसेट कर देंगे। बिल्कुल। तो हमने कहा भाई ये एक साल की बात तो नहीं है, अगर हमने प्रोजेक्ट पे वो करूंगा तो प्रोजेक्ट तो ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक साल से तो मेरा काम नहीं, फीजिबल नहीं बन जाएगा प्रोजेक्ट। यू हैव टू जी। फाइंड परमानेंट सोल्यूशन। अब परमानेंट सोल्यूशन के सिलसिले में मीटिंग हो जा रही है। लास्ट में कहा गया कि आईएमएफ की टीम एक दोबारा आ रही है, उनके टैक्स एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वहां शायद सोल्यूशन निकले। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट ने कोई चीज़ शेयर नहीं की कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे और क्या उसका हल है। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो करंट बजट है उसमें क्या किया कि इन्होंने फर्नेस ऑयल पे दो चीजें ऐड कर दी। एक तो उसको पेट्रोलियम लेवी लगा दिया, ऑन हम्म। टॉप ऑफ दैट कार्बन सपोर्ट लेवी एक और लगा दिया, जिससे तकरीबन फर्नेस ऑयल की कीमत 80% बढ़ गई लोकल सेल्स में। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत सेल लोकल हो भी रही थी ना, उससे वो भी जीरो पे आ गया। ठीक है। तो उसमें अब नाउ वी आर बीइंग फोर्स टू एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें लॉस होता है। एक तो स्पेशली अट रिफाइनरी बीइंग सो अवे फ्रॉम द पोर्ट, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडिशनल आती है, फिर एक्सपोर्ट में प्राइस भी हमें अच्छी नहीं मिलती। तो रिफाइनरीज का उस वजह से और भी लॉस हो गया है। अच्छा, हमने राइट। ऐसे पूछा कि भाई इसकी क्या आपको लॉजिक नजर आती है कि आपने एकदम आउट ऑफ द ब्लू इस पे लगा दिया फर्नेस ऑयल पे। तो पहले तो हमें बताया गया है कि जी वो क्योंकि हमने रेवेन्यू गवर्नमेंट ने बढ़ाया था और रेवेन्यू में गैप था, तो उन्होंने सोचा कि डीजल पेट्रोल पे लेवी है तो चलो फर्नेस ऑयल पे भी लगा दें। नाइस। अब दे डिड नॉट ठीक है। रियलाइज कि आप जब लोकल सेल्स खत्म करेंगे और हम जब फर्नेस ऑयल सारी रिफाइन मिलकर एक्सपोर्ट करेंगी, जी। एक्सपोर्ट में ये लेवी एप्लीकेबल नहीं है कानून के मुताबिक। तो रेवेन्यू तो आपका नहीं बढ़ेगा, तो रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा लेकिन रिफाइनरीज का आपने नुकसान करा दिया। राइट। हमें कहा अच्छा। गया कि नहीं नहीं जी, ये इसकी ये वजह थी क्योंकि फर्नेस ऑयल एक डर्टी फ्यूल है, तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम फर्नेस ऑयल को डिस्करेज करना चाहते हैं। हम्म। अब उस पे हमने उन्हें कहा कि देखिए जी, अगर आप इस प्रेशर में आ गए ना कि कौन सा डेटी फ्यूल और कौन सा नहीं है, तो फिर तो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक आपको कहा जा रहा है कि जब कोल को नहीं इस्तेमाल करें, कोल तो सबसे डेटी फ्यूल है। बिल्कुल। तो अब आपका जो थर्ड कोल में अल्लाह ताला ने जो हमें इतने 25 बिलियन टन के जखायर दिए हैं, कि अब हम गिव अप कर दें। अगर सारी दुनिया में अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री अभी भी कोल यूज हो रहा है, तो कल तो आपको इस लॉजिक को अगर आप अपनाएं कि हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है फर्नेस ऑयल से, कल आपको कहा जाएगा कि ये बेहतर कोल भी बंद कर दो। तो देखिए जी, हम्म। ये बातें सोच समझ के करनी चाहिए और इस पर खासकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जी। इन जी। जरूर आप कंसल्टेशन में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। राइट। और आदिल साहब, जैसे आपने कहा ना कि आपको जब ये इन्वायरमेंट का कहा गया, तो फिर तो आई एम श्योर कि आपने भी ये पॉइंट रेज किया होगा। आपने कोल का तो जरूर रेज किया, आपने ये भी कहा होगा ना कि फिर ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम ये फर्नेस ऑयल कम प्रोड्यूस करें तो फॉरेन आप जो ब्राउन फील्ड हाँ, पॉलिसी है उसको अप्रूव करें, जो हर्डल्स हैं उसको दूर करें, ताकि हम अपग्रेड करें और लेस डर्टी फ्यूल फिर हम प्रोड्यूस करें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली देखिए ना, आपने जो बात अभी की है ये इनफैक्ट रिफाइनरी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जब बात है तो उसका तो मेन पर्पज यही है। जी। उसके देखिए दो पर्पजेज हैं। एक तो ये है कि आप अपग्रेड करें ताकि आप सब यूरो 5 के फ्यूल आप बना सकें, तो वो बिल्कुल। इन्वायरमेंट के लिए ज़ाहिर है कि बेहतर हो गया। राइट। दूसरा अच्छा अब। दूसरा अच्छा, और आप दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब आप उसको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त जो यूरो 3 हम बना रहे हैं डीजल, जी। उसमें 350 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर अलाउड है। जब आप यूरो 5 पे जाएंगे तो दिस वुड बी रिड्यूस टू 10 ppm। हम्म। 350 से 10 ppm पर आप आ जाएंगे तो आप सोचें एनवायरनमेंट को कितना इम्पैक्ट का फायदा होगा। राइट। ये अच्छा, उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट का ये था कि फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन मिनिमाइज की जाए, और वो फर्नेस ऑयल जिस फर्नेस ऑयल की मद में चीजें आप प्रोड्यूस करें वो दैट वुड इंक्रीज योर डीजल एंड पेट्रोल प्रोडक्शन। राइट। तो इस अपग्रेडेशन के दो मेन मकासद है। एक तो आप एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाए, दूसरा आप जो वैल्यू एडेड फ्यूल है, डीजल पेट्रोल जो आप इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। उसको आप बढ़ाएं तो आपके इंपोर्ट्स कम होंगी। और एक सिंपल अंदाजे के मुताबिक अगर ये रिफाइनरीज अपग्रेड होती है तो हम हर साल सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज ही $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज मुल्क बचा सकेगा। अब बिल्कुल। आप ये सोचें कि ये जो 5 साल का डिले हुआ है, तो फॉर एवरी ईयर ऑफ डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी द कंट्री हैज बीन लूजिंग $1 बिलियन पर ईयर। बिल्कुल। एक बिल्कुल। साइड पे हम $1 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं, कभी आईएमएफ जाते हैं कभी इधर जाते हैं।
और यहाँ एक एक प्रोजेक्ट तैयार है जिसपे आप सेव कर सकते हैं $1 बिलियन पर हम्म। एनम। उसको आप राइट। डिलीट किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, खुदा ही जानता होगा। अच्छा, अब आदिल साहब मुझे ये बात बताइए कि जो इस वक्त मसला है वो सेल्स टैक्स का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया भर में रिफाइनरीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं, तो हम इतने सालों में एक पॉलिसी नहीं बना सके और सिर्फ सेल्स टैक्स के इशू पे फंसे हुए हैं, वो नहीं हो पा रहा है, आईएमएफ इजाजत नहीं देता है। हमारी गवर्नमेंट की, जैसे आपने कहा, अपनी भी वो अनविलिंगनेस है, बिकॉज सेल्स टैक्स लगेगा तो वो सूपों से शेयर करना पड़ेगा, इसलिए वो उन्होंने वो लेवी लगा दी है ताकि सारा पैसा उनके पास आए। तो कोई और हल क्या है ही नहीं? हम कोई ग्लोबल एग्जाम्पल लेके किसी और चीज को इंसेंटिवाइज करके जो है रिफाइनरीज के अपग्रेड पे नहीं जा सकते? देखिए जी, अभी अभी बहुत सारी प्रपोजल देख रही है, उसमें एक सिंपल आप लोगों को ये सजेस्ट किया था कि जिस तरह आपने इसे एक साल के लिए कर दिया है, कि हम्म। टिल टू फाइंड द सोल्यूशन, कम से कम इसको तो चलने दो ना। जो अभी इस साल इन्होंने किया है ना, कि आईपीएम से मेरा हाल में 1.5 या 2 रुपए का इम्पैक्ट आया है पर लीटर, कि अब राइट। जितना लॉस आपका होगा बिकॉज ऑफ दिस सेल्स टैक्स इशू, आपको कंपेंसेट किया जाएगा आईएमएफ हम्म। के जो पूल है वहां से। तो हमने राइट। मुझे लगा, कम से कम इसको तो कंटिन्यू करें ना, टिल सच टाइम यू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर ये भी कर दें और हमें कमिटमेंट कर दें तो इवन दैट्स गुड एनफ, ठीक है जी। दूसरी चीज हमने इनको ये तो की, इस पे सॉरी, तो इस पे इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने कमिट नहीं किया है कि आईएफईएम को जो है, इंडियन फ्रेट इक्वलाइजिंग मार्जिन नहीं, जो है, इसको इन्होंने कंटिन्यू एक साल करेंगे के ये? लिए किया है। एक साल, अब प्रोजेक्ट आप एक साल के पे कमिटमेंट पे तो नहीं लगा सकते ना। और देखें कि जिस बिल्कुल। तरह हमारा तजुर्बा इंडस्ट्री का हुआ है, कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। ये मैं अब वो आईपीपीस का मामला तो नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन आप जब पॉलिसी बनाते हैं, आप एग्रीमेंट्स करते हैं, तो पहले 2 साल बाद आप रीनेगोशिएट करो। तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो क्या, कि लोकल कौन इन्वेस्टर बेवकूफ होगा कि आप इस ये रिफायर बिल्ड होने में 5 साल तो इसी में ही लगेगा, कंस्ट्रक्शन और स्टडीज करने में। उसके बाद फिजिबिलिटी बनेगी कि पे बैक पीरियड होगा 10 साल 12 साल। अब अगर आप हर 2 साल पॉलिसी चेंज करते रहोगे, तो हाँ। साथ ही में उनको ये भी कह रहे हैं कि अब जो हम एग्रीमेंट्स करेंगे उसमें राइट। आपको एक स्टेबिलिटी क्लॉज डालनी है, जो हमें इंश्योर करेगा कि इस दौरान कम से कम पॉलिसी में मेजर कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा जिससे हमारी फिर ये प्रोजेक्ट सारे अनवायबल हो जाएंगे। बिल्कुल। ये एक बेसिक बात है। अच्छा, अब इसमें देखिए गवर्नमेंट क्या करती है। अब आपने एक साल के लिए हल निकाला, हम हम्म। उन्हें ये परमानेंट कर दें। अब जो हमारी नॉलेज है, क्योंकि देखिए और बदकिस्मती है, उसका भी मुझे वजह समझ नहीं आ रही। हम गवर्नमेंट को बार बार कहते हैं कि देखिए जी, आप इवन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं, किसी ये हम दौरे करते हैं, एमओयू पता नहीं कितने सैकड़ों एमओयू नंबर जगह साइन करते फिर रहे हैं। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, न्यू फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम्म। कि ऑलरेडी जो लोग मुल्क में इन्वेस्ट कर चुके हैं उन सेक्टर में, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। क्लाइमेट से। ये बिल्कुल। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छा, आप ये क्या करते हैं जब ये कंसल्टेशन करते हैं, इस वक्त भी हमें कहा जा रही है मीटिंग्स हो रही हैं, दे विल कम अप विद न्यू सम न्यू इंसेंटिव्स दिस एंड दैट। हम्म। हम्म। अच्छा, दे फील मोर कंफर्टेबल हैविंग कंसल्टेशन विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब कहने को तो हमारे पीएम साहब भी हर वक्त कहते हैं, फाइनेंस साहब भी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ द ग्रोथ, हाँ। which is true also. Now देखिए, इंटरनेशनल is proven कि जो डायनामिज्म प्राइवेट सेक्टर में होती है पब्लिक सेक्टर में कहीं भी नहीं होती, जितना मर्जी आपके एडवांस पब्लिक सिस्टम ना हो। इवन आप अमेरिका या किसी यूरोप में भी जाके देख लें। राइट। अब ये कंसल्टेशन में हमें नहीं इन्वॉल्व करते प्राइवेट सेक्टर को। ये बुलाएंगे तो उन कंपनीज को बुलाएंगे जिनके ऑलरेडी वो इनके हाथ में है कंट्रोल्स, ठीक है। प्रॉब्ली दे फील मोर कंफर्टेबल डिस्कसिंग विद देम। फिर पॉलिसी बन जाती है, फिर हम उनको कहते हैं जी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो ये इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप जब नई पॉलिसी बनाते हो या चेंज करना चाहते हो या रिव्यू करना चाहते हो, उसमें राइट। प्राइवेट सेक्टर को आपको शुरू से इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, मेरा सवाल देखें, मैं वापस इस तरफ आता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट ये जो सेल्स टैक्स वाला है मसला, ये फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये फिलहाल नहीं हो रहा, कई साल से नहीं हो रहा। दूसरा, आपने कहा कि जो आईएफईएम की तरफ से पैसे मिल रहे थे उसको ये लॉन्ग टर्म कर दें, सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आपको इन राइटिंग दें कि फिर दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years, जो 5 साल दरकार हैं रिफाइनरीज के जब अपग्रेडेशन के लिए। अगर एग्जैक्टली ये भी नहीं होता है, जब तो तक क्या उनको इंडस्ट्री के ना निकले। पास क्या इंडस्ट्री के पास कोई और सजेशंस हैं, जैसे मैंने पूछा, कोई ग्लोबल ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं ताकि फिर उसकी तरह बढ़ा जाए? इन पे तो बहुत टाइम हमने वेस्ट कर दिया है। देखिए, सबसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो ये है
कि ईयर 2000 में इंडिया केम अप विद रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी। 2000 की बात है, ठीक है, 25 साल के दे केम अप विद पॉलिसी। और उनके जो टारगेट्स थे वो उन्होंने 2025 से पहले की 2016-17 में सारे मीट कर दिए। हुआ क्या कि इंडिया is today the largest, not only the largest but the most modern refinery sector in India today because हम्म। of those long term policies जो उन्होंने अप्लाई की। और यहाँ हम एक पॉलिसी लेकर बैठे हो, आपको पता है कि इस वक्त जो पॉलिसी है जो हमें गवर्न कर रही है वो हम्म। 1997 में आई थी। अब सोचे कितने साल उसे हो गए, ठीक है, 30 साल, 32 साल, 37 साल। तो यहाँ हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि जी कम अप विद न्यू रिफाइनरी पॉलिसी, करते कराते आ भी गई, तो उसका भी यह हशर हुआ कि वो भी इन अबेंस है, इस वक्त कोई अपहोल्ड नहीं हुई। तो ये तो मैं देखिए जब हर भी मैं मुल्क के ये आदिल अपने साहब तरीके ये होते हैं। मैं जब भी अर्ज कर रहा हूँ कि फिर तो आई थिंक जो आप रिफाइनरी सारी हैं पाकिस्तान में वो मिलकर कोई और प्रपोजल्स दें जो एक्सेप्टेबल हो गवर्नमेंट को, आईएमएफ को, वरना तो ये मामला यहीं पे ऐसे ही रहेगा। देखिए जी, अब अगर नहीं हम दे भी देंगे ना तो उसमें फिर एक और 5 साल लग जाएंगे करते कराते, जिस तरीके से इनका सिस्टम है। या तो ये इंडस्ट्री को बुलाएं जिस तरह पहले कोशिश की गई, हमें बिठाएं और हमें टारगेट दें कि जी हम 2 हफ्ते अब आपको दे रहे, कम अप विद न्यू प्रपोजल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाई शुड वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच। जब एक हम्म। पॉलिसी इतनी मेहनत के बाद बन गई है और उसमें राइट। एक एक ही लेकुना रह गया है और उसका सोल्यूशन भी है कि कम से कम फिलहाल आप उसको आईएफएम से हमें दे दें टिल सच टाइम दैट वी कम अप विद अनदर सोल्यूशन, देन वी आर हम्म। प्रिपेयर्ड टू साइन द एग्रीमेंट। और जो फर्नेस ऑयल का इशू निकल आया है उसको फिलहाल ये लेवी को वापस लें, ताकि फिलहाल जब तक रिफाइंड अपग्रेड ना हो, फर्नेस ऑयल की कम ना हो, ओके। ओके। प्लस एक स्टेबिलिटी क्लॉज डाल दे। ये तो एक रेडीमेड सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट के पास कुछ और हो तो हमें बुलाएं, हमसे बैठ के बात करें। ठीक है। ये दिस साउंड्स जाहिर है कि ये सही लग रहा है प्रपोजल, लेकिन इस पे क्यों गवर्नमेंट कमिट नहीं कर रही है? और मैं एक इसके साथ और भी सवाल ऐड कर दूं कि ये मैटर एसआईएफसी में भी कई दफ़ा गया है और एसआईएफसी भी नाकाम रही है इस मसले को रिजॉल्व करने में। हालांकि जो आपने नंबर्स दिए हैं कि हर साल $1 बिलियन हम बचा सकते हैं, प्लस एफडीआई आएगी 5 से 6 अरब डॉलर की, तो ये तो इस पे ज़रा कमेंट करें। इसमें देखे जी, जहाँ तक एसआईएफसी का ताल्लुक है ना जी, मतलब टू बी ऑनेस्ट जब एसआईएफसी नई नई बनी तो हमें बड़ी होप्स पैदा हुई कि जो जो ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त इश्यूज है, बेसिकली जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, फिर इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, फिर इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होती है कि वहाँ एक बंदे ए बी से सीखा ही नहीं होता सेक्टर का कि उसकी ट्रांसफर हो जाती है। और बी लाइक एनर्जी सेक्टर में बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं। ये कोई जर्नलिस्ट वाला काम है नहीं कि कोई हेल्थ या एजुकेशन से आएगा तो उसको चीजें संभाल लेगा। वो हम्म। एक एक स्टेज पे कम से कम प्रोफेशनल लेवल पे बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल रहे हैं इन मिनिस्ट्रीज में, वो भी अब ऐसा ही हाल है। तो उसमें बात इशू यही आ जाता है ना कि आप फिर इंडस्ट्री को इन कंसल्टेशन ले और मिलजुल के टीम्स बनाएं और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व बेशक करें, इन कम अप विद अ पॉलिसी। तो तो अब क्या हो ये समझना चाहिए आदिल साहब कि इवन एसआईएफसी हैज गिवन अप ऑन दिस? नहीं, मैं बताता हूँ। एसआईएफसी में जब हम लेकर गए, कई साल से मैंने हाईएस्ट लेवल पे मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं। हम्म। और क्योंकि मैं इसके अलावा ओसीसी के अलावा मैं ओआईसीसीआई जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स का चैम्बर है, मैं उनकी भी एनर्जी सब कमेटी को चेयर करता हूँ। तो हम ओआईसीसीआई के फोरम से भी गए, वो एसआईएफसी में, और ओसीएससी के फोरम की तरफ से भी गए। बहुत इस हम्म। पे लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई। एसआईएफसी ने मिनिस्ट्री को कई बार डेडलाइंस दी। बिल्कुल। लास्ट डेडलाइन बहुत इन सितंबर सितंबर बिल्कुल। में डेडलाइन दी कि कम अप विद सोल्यूशन, इसको जल्दी करें, उनको आप पूरा एहसास है। अब हम्म। सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर नवंबर भी गुजर गया। अब तो लगता है कि एसआईएफसी ने भी शायद ध्यान सब कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों में एसआईएफसी ने भी इस पे कोई मीटिंग नहीं बुलाई। तो आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इशू एक्चुअली है कहाँ पर। बाजार तो एक सिंपल इशू है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, सोल्यूशन भी मौजूद है। अच्छा, एक मुझे एक ये कहा बताइए। जाता है, देखिए मैं एक आखिरी बात इस पे करूंगा। दो आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लोग कहते हैं कि शायद मुल्क में इंपोर्ट लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, हम्म। शायद कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि रिफाइनरीज अपग्रेड हो, ताकि ये इंपोर्ट्स भी जारी रहें और ये सिलसिले जारी रहें। तो आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट में जिम्मेदार लोग मौजूद हैं
और वो क्यों इस तरह इन माफियाज के चक्कर में आएंगे। जिस तरह पहले जब स्मगलिंग भी हो रही थी, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग माफियाज थे कि उनसे टक्कर लेना तो, मतलब मुझे कई बार थ्रेट से पहले मुझे लोगों ने मना किया कि आप ज्यादा शोर न मचाएं, इसमें तो बड़े हर किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन खैर शुक्र है कि वो या अल्लाह ताला ने फजल किया, या ईरान इसराइल की लड़ाई की वजह जो भी हुआ, कंट्रोल भी खैर किए, और अभी भी उस पर काम भी हो रहा है, डिजिटाइजेशन पे काम हो रहा है, ताकि पूरा ट्रैक रखा जा सके पूरे सप्लाई चेन का। तो सब स्मगलिंग तो डेफिनेटली किसी हद तक इम्प्रूव हुई है, इनकम हुई है। लेकिन हम्म। अब अल्लाह करे कि ये अकल आए सबको, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और रिफाइनरी पॉलिसी पे आगे प्रोग्रेस हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो आईएफईएम वाला प्रपोजल है कि उसको आपने सिर्फ 1 साल किया है, इसको आप जो है वो कमिट कर दें कि जो भी प्रोजेक्ट लाइफ होगी, अपग्रेडेशन जितना अरसा लगेगा 4-5 साल, उसके लिए ये जो है वो कंफर्म कर दिया जाए। तो इसमें क्या मसला है, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट कर पा रही है? ये इसके भी तो तो जी रीजंस कुछ गवर्नमेंट दिए इसका होंगे ना। जवाब दे सकती है। गवर्नमेंट तो इसका जवाब देगी कि क्यों नहीं कर रहे। बाजार पे एक सिंपल सोल्यूशन है, उस पर इंडस्ट्री भी एग्रीड है कि टिल सच टाइम यू तो कैन नॉट रीजंस फाइंड। इंडस्ट्री से जो है वो शेयर नहीं किए गए इसके, आपने सवाल पूछा होगा ना, तो आपको क्या जवाब दिया गया? नहीं, हमें यही जवाब दिया कि जी वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट वी हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर अनदर मीटिंग, कंसल्टेशन मीटिंग के लिए हमें दोबारा नहीं कॉल किया गया। हमें यही कहा जाता है कि जब इस पे काम कर रहे हैं, तो ये 2-3 महीने तो गुजर गए, अब आगे ये देखते हैं। आदिल साहब, लास्ट टाइम कब आपको कहा गया था कि वी आर वर्किंग ऑन इट? कितना अरसा हो गया इसको? देखिए जी, मैंने जिस तरह जिक्र किया ना कि अभी तो जो कुछ बस हर दिन का डिले जो है इज कॉस्टिंग द कंट्री, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था ये सवाल। हाँ हाँ, ये मतलब महीने, देखिए मैंने आपको बताया ना कि सितंबर में लास्ट मीटिंग हुई थी। हाँ। मेरी लास्ट मीटिंग मिनिस्टर से हुई थी गालिबन अक्टूबर में। उस वक्त भी हमें कहा गया था कि डोंट वरी वी आर वर्किंग ऑन इट। फिर नवंबर भी पूरा गुजर गया, अभी दिसंबर में हम हैं। तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है और क्या कर अच्छा, रहे हैं। दूसरा ये बताइए कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ही मुसद्दक मलिक साहब जो उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनको इंटरव्यू किया था, और ये मैंने सारी चीज़ें उनसे भी डिस्कस की थी। उनका एक शिकवा भी था इंडस्ट्री से, वो कह रहे थे कि जो एक और मसला है वो सेक्टर की तरफ से है कि वो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो थोड़ा सा मार्जिन अपनी तरफ से भी छोड़ दें तो ये आज मसला हल हो जाए। आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं? देखिए जी, ये जब पॉलिसी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि अगस्त 2023 में अप्रूव हुई थी, हाँ। उस वक्त जो सेक्रेटरी साहब, यही जो सब सेक्रेटरी यही साहब थे, उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया। ये इश्यूज बड़े लोग उठाते थे। एक वो ये कहते थे कि जी आपको इतने अरसे से डीजल पे डीम ड्यूटी मिल रही है, तो आपने अपग्रेड क्यों नहीं किया। एक ये सवाल उठाया जाता था। राइट। दूसरा वो ये कहता था कि भाई आप अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो ये तो बिजनेस का पार्ट है, आप गवर्नमेंट से क्यों इंसेंटिव मांग रहे हैं। उसके दो जवाब थे। जहां आईपीएम की बात थी, उसको तो पूरा हमने 20 साल का हिसाब किताब दिया कि इन डीम ड्यूज के साथ साथ जो आपने डीम ड्यूटी के मद में गवर्नमेंट सेक्टर को पैसे दिए हैं, हम्म। उससे कहीं ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी मुख्तलिफ अपग्रेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, और एक एक उसका पाई का हमने हिसाब दिया। उसके बाद दूसरा सवाल हुआ इंसेंटिव्स का। उनको हमने ये कहा कि देखिए जी, एक या तो आप फैसला करें ना कि रिफाइनरी सेक्टर को आप पाकिस्तान में नहीं चाहते, बंद कर दें। ओके, आप चले जाए, बंद कर दे रिफाइनरी को, और आप इम्पोर्ट पे चले जाए। वो आप कर नहीं सकते कि कोई भी बेहोश आदमी, ये इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वो 100% इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करे। बिल्कुल। अगर आपने फैसला कर लिया कि रिफाइनरी हमने रखनी है, फिर आप ये देखते हैं कि अगर जो मिडिल ईस्ट आपका कंपेटिटर्स बैठे हैं, उनको क्या एडवांटेजेस हासिल है हमारे ऊपर। एक तो हम्म। उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल की एडवांटेज है कि वहाँ तीन राइट। तीन चार चार लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरीज बैठी हैं। दूसरा, उन पे इनकम टैक्स न होने के बराबर है, यहाँ हम 40% इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। फिर उनके जो भी इनपुट्स है, जो उनके केमिकल्स है, या जो कि उनके स्पेयर पार्ट्स है, या जो भी कैपिटल कॉस्ट है, उनके ऊपर हार्डली कोई कस्टम ड्यूटीज है। तो हाउ डू एक्सपेक्ट अस टू कम्पीट विद मिडिल ईस्टर्न रिफाइनरीज? वो हो ही नहीं हम्म। सकता। तो जिस बिल्कुल। तरह अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं देनी, तो फिर तो पाकिस्तान में रिफाइनरी के तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। आप ऑटो इंडस्ट्री की मिसाल ले लें, आप स्टील इंडस्ट्री की मिसाल ले लें। जब तक आप कुछ से कुछ प्रोटेक्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री नहीं देंगे, तो रिफाइनरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री कोई चल ही नहीं सकती।
तो इसलिए फिर क्या किया सेक्रेटरी साहब ने इस पॉलिसी से पहले उन्होंने थर्ड पार्टी वेल नोन ऑडिटर्स को एंगेज किया। ओके। उन्हें कहा जी आप ये जो इंडस्ट्री बता रही है कि हमें इतने इंसेंटिव्स चाहिए या हमें प्रोटेक्शन ड्यूटी चाहिए, आप इसको जस्टिफाई करें कि वाकई क्या इनको जरूरत है। हाँ। तो एक लंबी चौड़ी स्टडी के बाद दे प्रेजेंटेड अ केस टू द मिनिस्ट्री कि हाँ जी मिनिमम मिनिमम आप इतने इंसेंटिव्स देंगे तभी ये प्रोजेक्ट फीजिबल बनते हैं। वो एक थर्ड पार्टी की स्टडी, उसके बाद ये पॉलिसी अप्रूव हुई। ठीक है। ये आप अगर आप एक्सपेक्ट, और ये इंडिया डिड एग्जैक्टली दैट, जो जो मैंने आपको जिक्र किया जो उनका विजन था 2025 का, उन्होंने इनिशियल स्टेजेस में इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी। और वो जब इस पोजीशन में आए कि वो इतनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और वो वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर सकते हैं, तो फिर आहिस्ता कर करके उसे विड्रॉ किए। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। ये बताइए कि हमने ब्राउन फील्ड की तो बात कर ली, ये मामला तो फंसा हुआ है। अब ग्रीन फील्ड का आपने भी जिक्र किया था और इस पॉलिसी को आए हुए भी काफी साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं यही देखा जैसे आपने भी कहा कि इवन ग्रीन फील्ड पे भी कोई नहीं लगा रहा है। इसका मतलब है कि वो पॉलिसी भी शायद इतनी वायबल नहीं है कि कोई इन्वेस्टर आए और नई रिफाइनरी लगाए। देखिए जी ग्रीन फील्ड जरा देखिए दो वजूहत। एक तो मैंने आपको बताया कि जो भी इन्वेस्टर नया आया था पाकिस्तान में, वो पहले जो ऑलरेडी उस सेक्टर में लोग बैठे हुए हैं वो उनसे उनकी पहले हालत देखिएगा। पूछता है, ठीक है। अगर जो ऑलरेडी है, और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि ये रिफाइनरी लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, मेजर इन्वेस्टर फॉरेन है, वेदर स्पार्क और वेदर अटल ग्रुप की जो रिफाइनरी जो हमारे, तो फॉरेन इन्वेस्टर है मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो कोई भी अगर मुल्क में हालात ऐसे हो कि ये इस तरह इश्यूज लिंगर ऑन कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं आएगी। फिर अगर जो स्मगलिंग का इशू था, जब एग्जिस्टिंग रिफाइनरी से अपलिफ्टमेंट इतनी कम हो गई थी कि रिफाइनरी बंद होने लगी थी, तो नई रिफाइनरी कोई क्यों लगाएगा। फिर जब बिल्कुल। वो देखते हैं कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, एवरी 2 ईयर 3 ईयर पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करती है, तो इन हालात में कोई नई रिफाइनरी नहीं आएगी। फिर दरमियान में 2 साल पहले ये पीरियड आया था कि फॉरेन रिमिटेंसेस पे पाबंदी लगाई थी। उससे भी फॉरेन इन्वेस्टर हो गए थे कि अगर आपको रिमिट ही नहीं कर सकते प्रॉफिट, वो तो खैर शुक्र है कि इशू रिजॉल्व हो गया है। हम्म। तो इस तरह के इशूज अनलेस आप सही एनवायरनमेंट क्रिएट न करें बिजनेस के लिए, स्पेशली प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो बस सिर्फ एमओयूज ही होती रहेंगी और कोई, बल्कि ऑन द अदर फॉरेन कंपनीज तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, उसको भी हम सीरियसली नहीं ले रहे, उसको भी सिर्फ जस्टिफाई करते हैं। कितनी कंपनी ऑयल सेक्टर से बाहर चली गई है, शेल आपकी चली गई है, टोटल आपकी चली गई है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चली गई, कितनी लंबी लिस्ट है, फार्मास्यूटिकल से चली गई है कंपनी। तो तो कुछ तो है ना, कुछ तो आदिल है साहब। जिसकी पर्दादारी है। जी। आदिल साहब, हेडिंग दिस रिफाइनरी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो ये तो आई मीन आपके लिए इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। और अगर मैं ग्रुप की बात करूं, जो आपका ग्रुप है वो अटक रिफाइनरी भी ओन करता है, नेशनल रिफाइनरी भी ओन करता है, आपको तो बड़ा स्टेक है। तो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दिस फॉर यू? यार फ्रस्ट्रेटिंग तो क्या, मैं देखे हमारा ग्रुप तो न सिर्फ ये है कि फॉरेन है, इज द फुली इंटीग्रेटेड ग्रुप। अट बिल्कुल। ग्रुप में वी हैव पाकिस्तान ऑयल फील्ड अपस्ट्रीम, देन वी हैव 2 रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी, यस। अटक रिफाइनरी हियर। मार्केट में भी अटक मार्केटिंग भी है जी। पेट्रोलियम लिमिटेड, हम इवन आईपीपी में भी अटक जंग के नाम से है। हमें बिलीव मी ऑन एवरी हाफ ईयर एनुअल मीटिंग, जब हमारे मेजर शेयर होल्डर मीटिंग में मौजूद होते हैं, सो एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मैं उनको 5 साल से स्टोरी सुना रहा हूँ कि हम अपग्रेड होने वाले हैं, अभी हम ये करेंगे। तो मैं दिल में सोचता हूँ कि ये भी दिल में क्या सोच रहे हैं कि वैसी कहानियां डाल रहा है। तो बिलीव एज अ पाकिस्तानी इट बिकम्स वेरी नॉट ओनली फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि 6 साल से हम लगे हुए कि रिफाइनरी अपग्रेड होनी है, और माशाल्लाह वी हैव नो प्रॉब्लम इन फाइनेंसिंग। Like Atal Refinery is a cash rich company. We are prepared to go for the upgradation. And we have done all the studies, जो कि feed studies होती है, basic engineering की studies होती है, and we have spent millions of dollars doing these studies. वो हम लेकर तैयार बैठे हुए हैं कि हम अपग्रेड कब स्टार्ट करेंगे। एक मसला हल करते हैं, दूसरा मसला निकल आता है, और कम से कम कंसल्टेशन तो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि क्या इश्यूज है, मेबी वी कैन ऑफर द सोल्यूशन। अच्छा आदिल साहब, ऑफ कोर्स ये आपने कहा कि आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी है, एम्बैरेसिंग भी है। आई नो कि आपके ग्रुप की एक कंपनी तो इज ऑन सेल है, वो सीमेंट वाली। क्या अब ग्रुप इस इन हालात को देखते हुए वो चाहेगा कि कम से कम एक रिफाइनरी से तो एग्जिट करें? कोई ऐसे बात हुई है, कोई ऐसे प्लान्स हैं? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। सीमेंट का जरूर है कि वो सेक्टर से ही वो डिसइन्वेस्ट करना चाहते थे, इस पर ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात भी अटल ग्रुप के खास बता दूं कि दो द मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स फॉरेन,
बट दे वेरी वेरी प्रो पाकिस्तान। और जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट किया है, उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया है, दे आस्क्ड टू गो फॉर इट। बट ये इस वक्त जो 5 साल से ये इसका पॉलिसी का हशन हुआ है ना, उस पर आई वोंट ब्लेम देम, दे आल्सो गेट डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिलहाल देखिए, वी हैव नेवर कंप्रोमाइज ऑन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, अल्लाह ताला के फजल से। तो हम चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, और हमारी मेजोरिटी यहाँ सारी 100% पाकिस्तानी है, हम चाहेंगे कि ये रिफाइनरी आगे ग्रो करे और हम अपग्रेड हो जाएं। और बाकी भी हर सेक्टर में, जैसे पेट्रोलियम, उनका भी माशाल्लाह उनका काफ़ी नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट की है, और हम्म। हमने डाइवर्सिफाई भी किया है। हमने सोलर पे भी काम शुरू किया है, और हम बिकॉज बीच मैंने ये सवाल इसलिए तैयार पूछा हैं। आनंद साहब, बिकॉज बीच में काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थी कि शायद अटक सीमेंट के बाद अटक रिफाइनरी को भी सेल करना चाहे ग्रुप, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर ये इनका गवर्नमेंट की पॉलिसी सही करे, तो वी हम्म। आर बिल्कुल प्रिपेयर टू गो अहेड इंशाल्लाह, और अपग्रेडेशन को इंशाल्लाह हम लीड करेंगे। ओके। अच्छा, अब स्मगलिंग की आपने बात की, तो स्मगलिंग पे अब आप समझते हैं कि थोड़ा कुछ कंट्रोल हमको नजर आ रहा है, या अभी हालात वैसे ही हैं पुराने? देखिए, मैं जरूर ये कहूंगा कि कंट्रोल तो आया है, ठीक है, और अभी हमें विल भी नजर आ रही है कि गवर्नमेंट भी सीरियस है और कुछ ना कुछ उस पर काम हो रहा है। इसमें एक चीज जो इसका हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और मैं उसको ऊपरी बात करना चाहूंगा, कि कुछ हमारे भाई बलूचिस्तान से जो कि पॉलिटिशियंस हैं और ओहदों पे भी फायदे, कभी कभी वो ये बात करते हैं कि देखिए जी, वहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गुर्बत है, कि यही तो उनका मेन बिजनेस है। तो उसमें ये कहूँगा कि देखिए जी, सारी दुनिया में अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड होती है, उसमें हमें हम्म। कोई एतराज नहीं है। अगर ये स्मगलिंग बलूचिस्तान तक महदूद होती है तो फिर भी हम शायद कुछ इसका नाम न लेते। लेकिन ये तो यहाँ उसकी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है वॉल्यूम, कि वो तो खैबर तक पहुंच गई है। यानी पिंडी के इर्द गिर्द जब मैंने सर्वे किया था, तो मोर देन 26 ऐसे रिटेल आउटलेट थे जहाँ ईरानी स्मगल बिक रहा था। तो वो, और अगर आप इसको लॉजिक बनाएं तो गुर्बत है, तो फिर तो आप राजस्थान के साथ भी, इंडिया के साथ बॉर्डर आप अलाउ करते स्मगलिंग, और साउथ पंजाब में भी बॉर्डर पे छोड़ दें। तो दिस इज हम्म। नॉट जस्टिफिकेशन कि गुर्बत यानी हम स्मगलिंग को अलाउ करें। तो ये बात ये लॉजिकल नहीं है, और हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ना आपकी न सिर्फ हिफाजत पे इफेक्ट कर रही है। आप ये भी, जब हमने हिसाब किया था, एक वक्त में जितनी स्मगलिंग हो रही थी, तकरीबन मोर देन 30% ऑफ द टोटल डिमांड was being हम्म। met by smuggled products from Iranian। तो वो भी तकरीबन $1 बिलियन का गवर्नमेंट वाज लूजिंग रेवेन्यू, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी स्ट्रेट अवे लूज कर रही थी, प्लस जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज है, वो भी गवर्नमेंट लूज कर रही थी। तो उसका भी जब पीक पे स्मगलिंग थी, तो $1 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। बिल्कुल। स्मगलिंग शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, और जो भी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, इंडस्ट्री उनके साथ है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम कंट्रोल कर सके। अच्छा, आपने ये कहा कि लास्ट आपकी मीटिंग जो मिनिस्टर साहब से हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, उन्होंने कहा था वेट करें, वी आर वर्किंग ऑन इट, तो आपने खुद से भी दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि एसआईएफसी इसको दोबारा टेकअप करे? रिक्वेस्ट हम करते रहते हैं, लेकिन आप वाली बात के अब हम भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब कोई सुन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। तो अच्छा हम्म। है कि आपने हमें एक फोरम आज प्रोवाइड किया। तो अब आई होप कि ये बात अब उन तक पहुंच जाए जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। तो हम तो हर वक्त तैयार है कंसल्टेशन के लिए, अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर से बात ही नहीं करना चाहता, तो ठीक है, उनकी भी शायद वो हमसे ज्यादा होशियार हो। राइट। अच्छा ना, अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, जो कि आप ने खुद भी बताया कि आप एक और हैट भी पहनते हैं, अब यू चेयरमैन ओसीएससी। ना इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तरफ भी इश्यूज हैं, उनके मार्जिन्स पे इश्यूज हैं। तो इस हवाले से आप बताइए कि क्या कुछ जी जी, पेशरफ्त हमको ये होती हुई नजर आ रही है इन द नियर बिल्कुल फ्यूचर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सेल्सलेस का इशू तो कॉमन है, वो उनका भी है, ठीक है। रिफाइनरी का तो ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अब इतना बड़े प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, उसमें भी इक्विपमेंट इंपोर्ट होगा, कुछ वहाँ भी सेल्सलेस का इशू आएगा। लेकिन ओएमसीज का भी इशू है, सेल्सलेस उनकी भी बहुत ज्यादा रहते हैं जो रिफंड उनके पैसे होने। दूसरा जो सीरियस मसला ओएमसीज का है, वो है मार्जिन का। देखिए, 3 साल पहले ये गवर्नमेंट के साथ एक फॉर्मूला तय हुआ था कि ये इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड होगा, और हर साल ये मार्जिन इसको चेंज किया जाएगा इन्फ्लेशन के बेसिस पे, जो भी रेट हो। 2 साल से ओएमसीज के मार्जिन और डील के मार्जिन में चेंज नहीं आया। अब उसके कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रही है।
ऑन टॉप राइट। ऑफ दैट उनको अब लग जिस तरह डिजिटाइजेशन का इनका प्लान है, अब रिसेंट तो ये भी एक मसला आया है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि हर पंप के ऊपर और हर ट्रक के ऊपर आपका ट्रेसर लगे और डायरेक्टली लिंक हो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ, कि एग्जैक्टली पता चले कि कौन सी रिफाइनरी कोई टर्मिनल से कितना प्रोडक्ट चला, किस किस पंप पे पहुंचा और कहाँ से नोजल सेल वहाँ कितनी हुई। अब इस ऑटोमेशन पे तकरीबन जो रफ हिसाब लगाया था तो 50 बिलियन रुपीस का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है सारी ओएमसीज की। तो अब राइट। वो उनका यही सवाल है, बल्कि इस वक्त मीटिंग इस पे हुई है कल परसों, कि एक अच्छा, और फिर ओगे का तो सिंपल है, वो खत भेज देते हैं कि जी इस महीने तक सब कुछ ये कर दो। अब आगे ये नहीं देखने कि आया वो फीजिबल है भी कि नहीं, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करना, और एक साइड पे 2 साल से मार्जिन नहीं बढ़ा रहे, तो उनकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पूरी नहीं, और ऊपर से हमको कह रहा है कि आप ऑटोमेशन में सारे इन्वेस्ट कर दें, डिजिटाइजेशन में इन्वेस्ट कर दें। राइट। उसमें भी अभी मीटिंग्स को इब्तदा हुई तो है, लेकिन जो प्रोग्रेस फिलहाल हुई नहीं है, तो वहां भी ये सीरियस मार्जिन का सीरियस एक इशू है। ओके, सो इस पे ओएमसीज के मार्जिन्स को बढ़ाने पर अभी गवर्नमेंट ने कोई कमिटमेंट नहीं की। कोई कमिटमेंट नहीं की, वो पॉलिसीज बनी है, बल्कि शायद आज या कल ईसीसी के मीटिंग में प्रपोजल शायद लेके गए हैं, वो भी हमसे शेयर नहीं हुआ। इस इशू पे भी जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी मिनिस्टर साहब के साथ, तो सेक्रेटरी साहब ने मैं कहा था कि जी हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या प्रपोजल है, क्योंकि हमने उनको कहा था कि ईसीसी पे जाने से पहले अगर आप हमसे शेयर करें, ताकि ये फिर ना हो कि अप्रूव भी करते फिर भी उससे मकसद पूरा ना हो। तो बहरहाल फॉर वट एवर रीजन, in their own wisdom, they did not consider it appropriate to share with us. अब ईसीसी में क्या लेकर गए हैं, ये तो अब जब आएगा, खबर आएगी तो फिर पता चलेगा कि उससे मकसद पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी रिफाइनरीज के हवाले से, आपने जैसे कहा ना कि हमारी रिफाइनरीज फर्नेस ऑयल ज़्यादा बना रही हैं, तो लेटली काफ़ी खबरों में आ रहा था कि जी फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, बट वी नो कि फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, इट्स नेगेटिव मार्जिन जो है वो प्रोडक्ट। तो इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दें कि जो जो खबरें लग रही है ना कि जी फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इससे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है रिफाइनरीज को। कि देखिए फर्दर सॉइल तो हमेशा एक नेगेटिव प्राइस आइटम होता है, क्रूड हम्म। से कम होता है, ठीक है। हम्म। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें आपको और कम कीमत मिलती है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, फिर पोर्ट में आपको स्टोरेजेस चाहिए होता है। राइट। फिर हुआ ये कि एक लॉ बना है मेरी टाइप का, जो मेरी पे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें वो वेरी लो सल्फर फर्नेस ऑयल यूज करते हैं। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हमारा जो फर्नेस ऑयल है, सिवाय एटिक रिफाइनरी का फर्नेस ऑयल लो सल्फर है। LSF हो जाए। हाँ, ये पर्सनल फर्नेस ऑयल बना रही है पाकिस्तान में, वो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल है, HSFO उसको हम कहते हैं। जी। HSFO डायरेक्टली शिपिंग मेरीन में इस्तेमाल अलाउड ही नहीं है। तो ओके। वो जो एक्सपोर्ट होता है उसको वो हमसे वो लोग लेते हैं जिसको फर्दर फिर उसको लो सल्फर में कन्वर्ट करते हैं, हम्म। इसलिए एक्सपोर्ट में प्राइस कम मिल रही है। तो इसलिए जब रिफाइनरीज आर फोर्स टू एक्सपोर्ट ऑल ऑफ इट प्रोडक्ट, उसमें रिफाइनरी का लॉस और बढ़ जाता है। तो ये भी हमारा इसलिए पॉइंट है कि आपने बगैर सोचे समझे इतनी हैवी लेवीज लगा दी हैं कि लोकल सेल आपने जीरो कर दिया है। तो वो रिफाइनरी जो कि सेल लोकल उनकी हो जाती थी वो भी खत्म हो गई है, एंड वी आर नाउ फोर्स टू एक्सपोर्ट ऑल ऑफ आवर फर्नेस ऑयल, जिससे हमारे लॉसेस और बढ़ गए हैं। तो हमने राइट। गवर्नमेंट को कहा था कि जब तक अपग्रेडेशन नहीं होती तो आप ये इतना लेवी आप न लगाएं, इसका आपको फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा उस पर लॉस है के दिन तब दीज लेवीज वुड नॉट अप्लाई, तो रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं लेकिन हमारा नुकसान बढ़ गया। तो बेसिकली ये LSFO की एक्सपोर्ट से भी कोई फायदा कंपनी को नहीं हो रहा। ये कम मतलब फायदा उसने आज तक है कि बजाय कि हम बंद हो जाए, हम्म। अगर देखें ना लोकल सेल भी बंद हो और एक्सपोर्ट भी ना हो, तो फिर तो रिफाइनरी भी बंद हो जाएगी ना, क्योंकि राइट। प्रोडक्शन तो हम बंद नहीं कर सकते, वो आपने करनी है जिसको कन्फिग्रेशन है। तो हम्म। एक्सपोर्ट कम कम से कम हमें इतना तो अलाउ कर रही है कि रिफाइनरी चलती रहे, बेशक प्रॉफिट कम है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि अटक रिफाइनरी के जो ऑफ कोर्स जहाँ पे ये वाक़ है वहाँ पे करीब में काफ़ी ऑयल फील्ड्स हैं आपकी, जैसे आपने कहा पाकिस्तान ऑयल फील्ड तो आपके अपने ग्रुप के, आप उनसे भी क्रूड ले लेते हैं रिफाइन करने के लिए। बीच में कुछ ऐसा भी इशू हुआ था कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि साउथ की फील्ड से भी आपको सप्लाई किया जाए, तो वो जी जी जी। लेटर हुई थी आपकी रिक्वेस्ट आपको मिलना। आई एम ग्लेड कि आपने ये सवाल कर लिया। हम्म। देखिए जी, अटक रिफाइनरी आपको पता है लोकेशन हमारी रावलपिंडी में है।
हम्म। तो हम हिस्टोरिकली अभी भी हम 100% इंडिजिनस क्रूड यूज करते हैं। और वो कहाँ से आता है? हमारा जो इन खैबर पख्तूनख्वा से क्रूड आ रहा है हमारा तकरीबन 60%। बाकी पोटोहा रीजन में हमारे इर्द गिर्द जो इलाके हैं यहाँ से जो भी क्रूड आते हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक हम्म। है। एक जमाना था से 12-13 साल पहले कि यहाँ नॉर्थ में प्रोडक्शन कम थी, तो हमारे यहाँ सिंध से भी तकरीबन 10-12 हज़ार बैरल पर डे आया करता था, जो सिंध बेसन है, ठीक है। जी। क्योंकि ये जरूरी है कि आप रिफाइनरी को मैक्सिमम थ्रूपुट पे चलाएं, तभी फायदा है। राइट। अब क्योंकि नॉर्थ से कम हुआ है, तो इस वक्त हम तकरीबन आप समझे 65 से 70% कैपेसिटी पे इस वक्त अटक रिफाइनरी चल रही है, क्योंकि नॉर्थ से क्रूड कम कम आ रहा है, तकरीबन 40 बैरल पर डे आ रहा है। हम्म। ये 2 साल पहले हमने गवर्नमेंट को कहा कि देखिए जी, इस वक्त सिंध का एक खास स्पेसिफिक क्रूड है जिसको कंडेंसेट कहते हैं, वो कराची की रिफाइनरी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको कोई इशू है प्रोसेस करने में, तो वो 5,000 बैरल इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, ठीक है। राइट। राइट। हमने गवर्नमेंट को कहा कि जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, लो प्राइस आपको मिल रही है, वो कंडेंसेट 5,000 बैरल आप अटक रिफाइनरी को डाइवर्ट करें। अच्छा, उसकी लॉजिक ये है कि आप जब साउथ से प्रोडक्ट्स डीजल पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके मुकाबले में क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन पे तकरीबन हाफ एक्सपेंस होता है, उससे आधा खर्चा आता है। क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन इज मच चीपर एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीजल और पेट्रोल। हम्म। तो हमने कहा अगर आप क्रूड हमें देंगे, उससे एक अटक रिफाइनरी की थ्रूपुट काफी हद तक बढ़ जाएगी, जिससे डीजल और पेट्रोल बढ़ेगा। तो जो डीजल पेट्रोल आप कराची साइड से ला रहे हैं, इम्पोर्टेड ला रहे हैं, वो आपको यहीं से आपको मिलेगा। एक तो ये फायदा होगा, आपकी इम्पोर्ट कम हो जाएंगी। हाँ। दूसरा, आप ट्रांसपोर्टेशन की मद में आपको सेविंग होगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन में सेविंग होगी तो अल्टीमेटली उसको कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि IFM पे लोड कम हो जाता है। हम्म। अब आप ये एक और कहानी है, जैसा अपग्रेडेशन की मैंने आपको दर्दनाक कहानी सुनाई। 2 साल से ये प्रपोजल गया, हमने जस्टिफाई किया, 1.5 साल पहले ही ECC ने अप्रूव भी कर दिया। लेकिन जिस साहब ने मिनट्स लिखे, उस मिनट्स में ऐसी गलती कर बैठा कि इट अगेन हैड टू बी प्रेजेंटेड टू द ECC फॉर री अप्रूवल। अच्छा, री अप्रूवल भी हो गई, 6 महीने और लग गए। अब वो जो रेट्स हमने ट्रांसपोर्ट के बताए थे, इस 6 महीनों में वो कॉन्ट्रैक्टर कहा कि अब तो इतना टाइम गुजर गया, तो उस रेट से मैं नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता। फिर फ्लॉप हो गया। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये दोबारा इश्तेहार दें और दोबारा आप बिड्स मंगवाएं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। फिर हमने वो सारा प्रोसेस किया, अब दोबारा गवर्नमेंट को भेजे, उसके भी तकरीबन मेरा ख्याल में 6 महीने हो गए। उसमें फिर इतना डिले हुआ कि अब अगेन कॉन्ट्रैक्टर्स बैक आउट। अब अगेन ये समझ नहीं आ रहा कि 2 साल गुजर गए हैं, और लॉजिकली इट्स टोटली जस्टिफाइड कि क्रूड को आप सिंध से यहाँ लाएं, यहाँ हमारी प्रोडक्शन बढ़ाएं, उससे डीजल पेट्रोल ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मुल्क की फॉरेन से सेविंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, कंज्यूमर का फायदा होगा। उस पर भी आई डोंट नो, हमें यही कहा जाता है जब हम समरी बना रहे हैं, उसके भी 6 महीने गुजर गए, अब उस पर क्या इशू है? तो या तो गवर्नमेंट हमें बता दे कि हम गलत कह रहे हैं, फाइन, हम चुप हो जाएंगे। हमें राइट। एक साइड पे कह दीजिए आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। अब आप बहुत अच्छी बातें कर लेंगे, जब तक रिजल्ट निकले तो कोई फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। तो ये हम्म। भी एक इशू है जो कि अभी हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, अब अल्लाह करे कि कुछ हो जाए। अच्छा, मुझे तो फिर मैं वो वापस अपनी वही बात दोहराऊंगा आदिल खटक साहब, कि ये इस बिजनेस में मुझे इतने सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन और उनका फिर जिस तरह से वो आपने कहा कि अक्सर कंसल्ट भी नहीं करते, कि फ्रस्ट्रेशन तो दूर की बात, आई थिंक अगर कोई और हो वो तो बिजनेस का ये बंद करें और कहें ठीक है जी हम करते ही नहीं, अगर इतने इसमें इशूज़ हैं तो मैं तो आपकी दाद दूंगा कि आप इतने साल से इस बिजनेस में अभी तक हैं। जी, ये वाकई आपकी बात सही है। मतलब मैं तो क्रेडिट दूंगा अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि इन हालात में भी वो हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हमारे साथ नहीं छोड़ रहे। और हम अच्छा। तो खैर एज अ पाकिस्तानी, हम तो जाहिर है कि चाहेंगे कि रिफाइनरी सेक्टर फले फूले और अपग्रेड हो, और मुल्क को कुछ फायदा हो। पूरे एनर्जी सेक्टर पे हमारी मतलब इन्वॉल्वमेंट है, हम पावर सेक्टर में भी रहे, हमारी बड़ी सीरीज के इशू हमने फेस किए, हाँ। तो उसका तो जो भी असर हुआ। लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो पॉलिसीज हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में एज अ होल, हम्म। वेदर ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर जो हमने इतने ब्लंडर्स किए हैं, अगर पिछले 30-40 साल की हम बातें करें, तो अफसोस ही है, गलत पॉलिसीज बनाते रहे हम। कभी हम थर्मल पे गए, हमने आइडल को रुकवाया,
और इसी तरह ऑयल सेक्टर के भी यही हाल है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ बैठे हैं। ठीक है आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत तफसील से हमें जो रिफाइनरी सेक्टर के इश्यूज हैं उस पर बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।